वेलकम टू इंटेलेक्चर्स केमिस्ट्री। मैं पुनीत दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पार्ट 2। पार्ट 1 हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने कवर किया था किसका क्या वेपर प्रेशर लोअरिंग, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन को हमने कवर किया था। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है तो इसको देखने से पहले आप पहले उस वीडियो को देखें, ताकि पूरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपके माइंड में बैठ जाए तो ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, इसमें आप लोगों ने देख ही लिया। वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर हम लोग कवर करेंगे, उसके साथ कुछ एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को भी पढ़ेंगे कि नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस होता है, कैसे उसको मेकओवर करते हैं, ये सारी चीज़ें। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको भी इसका प्रॉफिट मिल सके। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, ऑस्मोटिक एंड ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, देन आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, then we will see the reverse osmosis and water purification and abnormal colligative property and want of factor। तो ये चीज़ें हम कवर करने वाले हैं, और ये 3 पॉइंट जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोसिस क्या होते हैं? ऑस्मोसिस इज डिफाइंड एज द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन from a dilute solution to a solution or from a dilute solution to a concentrated solution। इसका मतलब क्या होता है? ऑस्मोसिस का मतलब ये होता है केवल फ्लो ऑफ सॉल्वेंट का जब फ्लो होता है किसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, कहाँ से कहाँ, फ्रॉम द डाइल्यूट सॉल्यूशन या फिर प्योर सॉल्वेंट से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जब मूवमेंट होता है तो उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ एक टब में सॉल्वेंट लिया हुआ है, इस थ्रेशोल्ड फनल में हम लोगों ने सॉल्यूशन को पुट कर दिया है, यहाँ पे हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा देते हैं, तो यहाँ पे धीरे धीरे इसका पॉइंट बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इस मेम्ब्रेन के थ्रू इस फनल में एंटर करता है। ठीक है, तो ये धीरे धीरे बढ़ेगा तो वहाँ पर प्रेशर बढ़ेगा, जिसको हम रो जी एच से कैलकुलेट कर सकते हैं। चूँकि ये वर्टिकल सेक्शन में है इसलिए यहाँ पर रो जी एच से हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्या? ऑस्मोसिस। दिस होल प्रोसेस इज ऑस्मोसिस। आई बात समझ में? चलिए फॉर एग्जांपल, अगर रॉ मैंगो को हम पिकल बनाते हैं, उसका कच्चे आम का जब हम अचार बनाते हैं उसको ब्राइन सोल्यूशन, ब्राइन क्या होता है? वाटर और सॉल्ट का जो मिक्सचर होता है, सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन को बोलते हैं हम ब्राइन सोल्यूशन। ओके, उसमें डालते हैं तो आम क्या होता है? श्रिंक कर जाता है। उसी तरह से विल्टेड फ्लावर मतलब मुरझाए हुए फूल रिवाइव हो जाते हैं व्हेन फ्रेश वाटर में जब उसको रखा जाता है तो वो फ्रेश हो जाते हैं, हरे भरे हो जाते हैं। क्यों होता है? ड्यू टू ऑस्मोसिस। ब्लड सेल कोलैप्स होते हैं जब वो सलाइन वाटर में सस्पेंड किए जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू ऑस्मोसिस। रीज़न क्या है वो हम लोग आगे देखेंगे अभी। Now next point, if we look into these processes we find one thing common in all, that is all these substances are bound by the membrane bound होते हैं सभी substrates। okay, these membranes can be of animal or vegetable origin and these occur naturally such as the pig bladder or the parchment paper or can be synthetic such as cellophane। मतलब कि वो मेम्ब्रेन होते हैं, वो मेम्ब्रेन किसी भी तरह का हो सकता है, चाहे वो एनिमल ओरिजिन में हो, चाहे वो वेजिटेबल ओरिजिन में हो, या फिर नेचुरली जो पिग ब्लैडर में प्रेजेंट होता है वो हो, चाहे पार्चमेंट पेपर हो जो बनाया जाता है, या फिर सिंथेटिकली सेलोफेन बनाया जाता है जो सेलुलोज से मिलकर बनता है। तो ये सारे मेम्ब्रेन की तरह वर्क करते हैं। ये भी एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह इस्तेमाल किया जाता है आजकल। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट में। They contain a network of submicroscopic holes or pores. Small solvent molecule like water can pass through these holes, but the passage of bigger molecule like solute is hindered। इसमें क्या होता है? एक सब माइक्रोस्कोपिक मैश होता है, उसको नेटवर्क बोल देते हैं। वहाँ पोर होता है जिसमें से केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल या वाटर ही पास कर सकता है, बिगर मॉलिक्यूल लाइक अ सॉल्यूट पास नहीं कर सकता। ठीक है, सो मेम्ब्रेन हैविंग दिस काइंड ऑफ प्रॉपर्टी इज नोन एज द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब सेमी मतलब कुछ चीज़ों के लिए वो केवल परमिएबल होता है, सभी चीज़ों के लिए नहीं। सेलेक्टिव परमिएबिलिटी होती है वहाँ पे, सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को ही वो पास करेगा। ठीक है,
If these membranes is placed between the solvent and solution, the solvent molecule will flow through the membranes from the pure solvent to the solution. This process of flow of the solvent is called osmosis. इसी तरह का जो solvent का movement होता है कहाँ से, solvent से solution की तरफ through a semi permeable membrane is known as the osmosis. आई बात समझ में? चलिए अब देखते हैं. The flow will continue till the equilibrium is attained. ये फ्लो कब तक होगा? जब तक एक न्यू इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो जाता है. द फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स साइड टू द सॉल्यूशन साइड अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कैन बी स्टॉप्ड. इसको रोका भी जा सकता है. जो मूवमेंट हो रहा है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ, इफ सम एक्स्ट्रा प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन पे एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करेंगे उस मूवमेंट को रोकने के लिए. एंड दिस प्रेशर दैट जस्ट स्टॉप द फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट इज कॉल्ड द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन. वो प्रेशर जो एग्जैक्टली उस फ्लो को स्टॉप कर देता है तो उस प्रेशर को क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर. किसका? उस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो जो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट को रोक देता है फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू द कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. आई बात समझ में? द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द लोअर कॉन्सेंट्रेटेड टू द हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है ये. ऑस्मोसिस में या कहीं भी मूवमेंट ऑफ जो सॉल्वेंट होता है वो कहाँ से? लो कंसंट्रेशन या डाइल्यूट कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेटेड या मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ ही मूवमेंट होता है. ठीक है. द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज द एक्सेस प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड टू अ सॉल्यूशन टू प्रिवेंट द ऑस्मोसिस. इसी ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर अप्लाई किया जाता है सॉल्यूशन के ऊपर उसी को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर. एंड द ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है एज इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स नॉट देयर आइडेंटिटी. ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है. ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये नंबर ऑफ पार्टिकल नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है, न कि उसकी प्रॉपर्टी पे. ठीक है, आई बात समझ में? चलिए, ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. देख लिया हम लोगों ने. इट हैज़ बीन फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द मोलैरिटी दैट मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर. एक्सपेरिमेंटली हमको ये मिला है कि ऑस्मोटिक प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल में होता है? कॉन्सेंट्रेशन या फिर मोलैरिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर और एट अ गिवन टेम्परेचर. आई बात समझ में? नेक्स्ट देखते हैं. ये हम लोगों ने क्या बनाया है? एक सेमी परमेबल सिस्टम बनाया है जिसमें इधर हमने सॉल्यूशन रखा हुआ है, इधर सॉल्वेंट रखा है, बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रखा है. अब धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ से सॉल्वेंट का मूवमेंट शुरू होता है. ठीक है, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ भी लग रहा है. ये क्या करता है? तब तक फ्लो करेगा जब तक एक पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो जाता है. आई बात समझ में? जब तक इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होगा ये मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट टूवर्ड्स द सॉल्यूशन होता रहेगा. ठीक है. अब इसको रोकने के लिए क्या करना पड़ता है? हमको कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना पड़ता है जो कि पाई डिनोट करता है. दैट पाई इज नोन एज द ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि इसको रोकता है. किसको? इस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट दैट मीन्स ऑस्मोसिस को प्रिवेंट करता है. आई बात समझ में? फिगर से हमको ये सोल्यूशन मिलता है. अब उसका हम डेरिवेशन देखते हैं कैसे होता है. 10 पाई इज इक्वल टू CRT. ये क्या हुआ? पाई मीन्स ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू CRT. C यहाँ पे क्या है? कॉन्सेंट्रेशन है. पाई हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है और R हमारा गैस कांस्टेंट है और T हमारा गिवन टेम्परेचर है. ठीक है. अब C हमारा कॉन्सेंट्रेशन है. मोलैरिटी मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द पार्टिकुलर और अ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन इन अ 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज द मोलैरिटी. तो यहाँ पे क्या हुआ? मोलैरिटी को हम N2/V, N मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर. तो हमने कॉन्सेंट्रेशन को इसमें कन्वर्ट कर दिया. इक्वेशन 2 में दिख रहा है. इफ W2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट ऑफ मोलर मास M2 इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम कि W2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट और मॉलिक्यूलर वेट कितना है उसका? M2 क्या होता है? वो सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है. तो N2 के जगह पे हम ये रख सकते हैं N2 इज इक्वल टू W2/M2 एंड वी कैन राइट इक्वेशन 2 एज फॉलोज. पाई इज इक्वल टू W2/M2V इंटू RT. आई बात समझ में? तो यहाँ से हम सॉल्यूट का मोलर मास निकाल सकते हैं M2 इज इक्वल टू W2RT/पाई इंटू V. ठीक है. इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये, इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये. एग्जाम में न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ये फार्मूला बहुत हेल्पफुल है और एग्जैक्टली इसी पे आता ही है. बस वैल्यू पुट करना है, यू कैन गेट द आंसर.
ओके। thus by knowing the quantities W2 T पाई एंड वी कैन कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सल्यूट। कौन सा सल्यूट वहाँ पे प्रेजेंट है, कौन सा सल्यूट वहाँ डिसॉल्व किया गया है, जिसकी वजह से किसका ऑस्मोटिक प्रेशर इतना है, वो हम निकाल सकते हैं इस क्वांटिटीज़ को जानने के बाद। चलिए आई बात समझ में। आइए अब देखते हैं क्या बोल रहे हैं। दीज मेथड्स आर वाइडली यूज टू डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ द प्रोटीन्स, पॉलीमर्स एंड अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स। ये मेथड इस्तेमाल किया जाता है हम प्रोटीन्स का मोलर मास ज्ञात करने में, पॉलीमर का मोलर मास डिफाइन करने में, कैलकुलेट करने में, या फिर किसी मैक्रो मॉलिक्यूल्स का हमें मॉलिकुलर मास निकालना है तो इस मेथड का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। एज कम्पेयर टू द अदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इट्स मैग्नीट्यूड इज लार्जर इवन फॉर वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन। मतलब कि और भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के कंपेयर में हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे इसकी वैल्यू बड़ी होती है क्योंकि यहाँ पे मोलैरिटी यूज़ करते हैं और अदर में हम क्या करते हैं, मोलैलिटी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट भी होता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसलिए इसकी वैल्यू हमेशा बड़ी हो जाती है। आई बात समझ में। द टेक्निक ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर द बायोमॉलिक्यूल्स एज दे आर जनरली नॉट स्टेबल एट हायर टेम्परेचर एंड पॉलीमर हैव पुअर सॉल्युबिलिटी। ठीक है। इस टेक्निक का इस्तेमाल जब हम करते हैं मोलर मास किसका निकालने के लिए, किसका, बायोमॉलिक्यूल्स का, जिसमें हमारा पॉलीमर हो गया, कोई प्रोटीन हो गया, कोई ऐसा बायोमॉलिक्यूल हो गया जो कि हाई टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं होता है, डिग्रेड हो जाता है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर टेक्निक इस्तेमाल करते हैं और उसका मोलर मास निकाल लेते हैं। और ऐसे पॉलीमर जिसका स्टेबिलिटी बहुत कम होता है, उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत पुअर होती है, तो उसका भी हम ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल के वहाँ से उसका मोलर मास निकाल सकते हैं। आई बात समझ में। तो ये हमारा हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोसिस। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग क्या होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितने तरह के होते हैं वो देख लेते हैं। ओके। टू सॉल्यूशंस हैविंग द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट अ गिवन टेम्परेचर आर कॉल्ड द ऑस्मोटिक आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या यहाँ पे आइसोटोनिक सॉल्यूशन, दोनों का क्या हुआ, ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो गया एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। When such solutions are separated by the semi-permeable membrane, no osmosis occur between them। क्योंकि वहाँ पे क्या दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है, दोनों का कंसंट्रेशन बराबर है, तो देयर विल बी नो ऑस्मोसिस। ओके। फॉर एग्जांपल, the osmotic pressure of associated with the fluid inside the blood cell is equivalent to the 0.9% mass by volume NaCl solution। ठीक है। नॉर्मल सॉल्ट सोल्यूशन के बराबर होता है, दैट इज कॉल्ड द नॉर्मल सलाइन एंड इट इज़ सेफ टू इंजेक्ट द इंट्रावेनसली। हमारा ब्लड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो कितना होता है, 0.9%, जो कि इक्विवेलेंट किसके होता है, 0.9% के। और वही हम जब सॉल्ट सोल्यूशन लेते हैं नॉर्मल सलाइन का, उसका भी उतना ही होता है, तो इसलिए क्या करते हैं, नॉर्मल सलाइन को हम ब्लड में इंजेक्ट कर सकते हैं और ये वेरी सेफ भी होता है। आई बात समझ में। चलिए अब देखते हैं ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ क्या होता है, इफ़ वी प्लेस द सेल इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग मोर देन 0.9% मास बाई वॉल्यूम NaCl, मतलब कंसंट्रेशन उससे ज़्यादा है किसका, सॉल्यूशन का, जिसमें वो सेल रखा गया है, वाटर विल फ्लो आउट ऑफ द सेल। क्या हुआ, वाटर उस सेल में से बाहर जाएगा, तो वहाँ पे क्या है, दे वुड श्रिंक एंड द सच अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। मतलब कि हमने एक सॉल्यूशन मीडियम ले लिया, यहाँ पे एक सेल रख दिया है, हमने यहाँ पे एक सेल रख दिया जिसका कंसंट्रेशन इसके कंसंट्रेशन से कम है, बाहर का कंसंट्रेशन जो ज़्यादा है, तो क्या होता है वहाँ पे, यहाँ से वाटर बाहर निकलेगा तो सेल क्या हो जाएगा, दूसरे कंडीशन में श्रिंक कर जाएगा इस तरह से। ठीक है। आई बात समझ में। तो उस टाइप का सॉल्यूशन क्या होता है, हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है, जो उस सेल के कंपैरिजन में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है। If the salt concentration is less than 0.9% mass by volume, the solution is said to be the hypotonic। वहाँ पे क्या होगा, in this case water will flow inside the cell and they will swell। तो क्या होगा, वहाँ पे पानी अंदर जाएगा और वो सेल क्या होगा, स्वेल हो जाएगा, सूज जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। चलिए अब उसका एप्लीकेशन देखते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस का, रिवर्स ऑस्मोसिस और वाटर प्यूरिफिकेशन में। तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस का उल्टा। हम ऑस्मोसिस में क्या होता था, यहाँ पे प्रेशर लगाते थे इसको रोकने के लिए, अब क्या करते हैं, प्रेशर यहीं पे लगाते हैं लेकिन यहाँ से सॉल्वेंट को वापस भेजने के लिए। तो
यहाँ पे जो हम प्रेशर लगाएंगे उस ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं, तब क्या करता है सॉल्वेंट इधर से नहीं जाता, किधर से जाएगा, सॉल्यूशन की तरफ से सॉल्वेंट की तरफ जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है, इधर से वाटर फ्लो हो रहा है, हम इतना ही प्रेशर लगाते हैं कि ये यहीं पे रुक जाए, बाहर अंदर ना एंटर कर पाए। अब क्या करते हैं, प्रेशर हम कुछ और ज़्यादा अप्लाई करते हैं तो यहाँ से ही वाटर मॉलिक्यूल बाहर आने लगता है। तो इस तरह क्या होता है, हम वाटर को प्यूरिफाई कर सकते हैं, एक किसी सॉल्यूशन से हम प्योर वाटर को बाहर निकाल सकते हैं, जो कि आप इस तरह से देख सकते हैं, बाहर स्क्वीज आउट हो रहा है वाटर, ठीक है, वाटर आउटलेट के थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यहाँ पर लगा हुआ और यहाँ से हम प्रेशर को अप्लाई कर रहे हैं। सो इट इज़ रिवर्स ऑस्मोसिस एंड वाटर प्यूरिफिकेशन भी हम इस तरह से करते हैं। कुछ डेवलप्ड कंट्रीज़ में सी वाटर को भी प्यूरिफाई करते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या होता है। द डायरेक्शन ऑफ द ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स्ड इफ अ प्रेशर लार्जर दैन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड टू द सॉल्यूशन साइड। सॉल्यूशन साइड में ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ऑस्मोसिस का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। दैट इज नाउ द प्योर सॉल्वेंट फ्लो आउट ऑफ द सॉल्यूशन थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। इस तरह की फेनोमेना को क्या बोलते हैं हम, रिवर्स ऑस्मोसिस, एंड इज ऑफ ग्रेट प्रैक्टिकल यूटिलिटी। इसका ग्रेट प्रैक्टिकल यूटिलिटी है, क्या है, हम सी वाटर को भी प्यूरिफाई कर सकते हैं इसके थ्रू, किसी हम सॉल्यूशन से हम प्योर वाटर निकाल सकते हैं, ठीक है। रिवर्स ऑस्मोसिस इज यूज्ड टू डिसैलिनेशन ऑफ द सी वाटर। सी वाटर से सैलिनिटी को हम ख़त्म कर सकते हैं और उसको हम एज अ ड्रिंकिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन प्रेशर मोर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड, प्योर वाटर इज स्क्वीज्ड आउट of the sea water through the semi-permeable membrane. The pressure required for the reverse osmosis is quite high. रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए जो प्रेशर हमको चाहिए वो बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है, वेरी हाई प्रेशर पे ही वो वर्केबल होता है। अ वर्केबल पोरस मेम्ब्रेन, वो मेम्ब्रेन चाहिए हमको, इज़ अ फिल्म ऑफ द सेलुलोज एसिटेट, जिसको हम सेलोफेन बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है, सेलुलोज एसिटेट इज परमिएबल टू द वाटर बट इम्परमिएबल टू द इम्प्योरिटीज एंड द आयंस प्रेजेंट इन द सी। यह सेलोफेन क्या होता है, जो कि सेलुलोज एसिटेट होता है, वो वाटर के लिए तो पोरस होता है, परमिएबल होता है, लेकिन उसमें प्रेजेंट इम्प्योरिटीज़ को और जो आयंस प्रेजेंट होते हैं उनके लिए ये इम्परमिएबल होता है, जिसकी वजह से वो उस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते हैं और हमको उस सी वाटर में से निकलता क्या है, क्या मिलता है हमको, फ्रेश वाटर, जो कि एज अ ड्रिंकिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। चलिए ये हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस का पोर्शन ख़त्म हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट डिफरेंस इन द ऑब्जर्व एंड द कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास of the solute is due to the association and dissociation of the solute molecules in the solution। मतलब कि ऐसा कोई सॉल्ट है या ऐसा कोई कंपाउंड है जिसको हम वाटर में या किसी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं तो जैसा हमें मिलना चाहिए वैसा नहीं मिलता। द एक्सपेक्टेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एक्सपेक्टेड मॉलिक्यूलर मास हमारा जो है कि ये होना चाहिए, बट सॉल्यूशन में डिज़ोल्व करने के बाद या तो उसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाता है या फिर उसका मॉलिक्यूलर मास घट जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, यही हमारा देता है एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये किसकी वजह से होता है, कम होता है तो वहाँ पे एसोसिएशन हुआ है और बढ़ता है तो वहाँ पे क्या होता है, डिसोसिएशन, ठीक है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में इन दो टर्म्स का बहुत यूज़ है कि एसोसिएशन ऑफ द मॉलिक्यूल एंड डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल क्या होता है, ठीक है। इट रिजल्ट्स इन चेंज इन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन। चूँकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड होता है, तो एसोसिएशन के बाद नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो जाते हैं और डिसोसिएशन के बाद नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसलिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है। हम एक्सपेक्ट कुछ और कर रहे हैं, मिलता कुछ और है, तो इसी वजह से क्या होता है, वहाँ पर फ़र्क आ जाता है। तो इसीलिए हमको क्या पढ़ना है यहाँ पर, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। आई बात समझ में। चलिए आइए देखते हैं। पहला हम पोर्शन देखेंगे एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। यहाँ पे क्या होगा, एक सॉल्यूट एसोसिएट हो जाएगा, 2 या 3 मिलके एक बनाएंगे। द फॉर्मेशन ऑफ ए बिगर मॉलिक्यूल बाय यूनियन ऑफ 2 और 3 और मोर सॉल्यूट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड द एसोसिएशन। मैंने क्या बोला, 2, 3, 4 कुछ भी मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना ले तो उसको बोलते हैं एसोसिएशन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एसिटिक एसिड को डिजोल्व करते हैं बेंजीन में तो वहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये डाइमेराइज हो जाता है,
क्या होता है, दो मिलके एक बनाता है और उसका स्ट्रक्चर हमारा ऐसा हो जाता है। और ये किसकी वजह से हो रहा है, ये एसोसिएशन ड्यू टू दिस हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, इसकी वजह से ये क्या हो जा रहा है, बेंजीन में डाइमेराइज हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जितना हमें ऑब्जर्व होना चाहिए उसका आधा, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आधा हो जाएंगे, क्योंकि दो मिलके एक बना रहे हैं, दैट मीन्स देयर विल बी हाफ ऑफ द अर्लियर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ओके, आई बात समझ में। चलिए, एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है यहाँ पे, एज अ रिजल्ट द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन बिकम्स लेस दैन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनिशियली डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन एंड हैंस द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विल हैव द लोअर वैल्यू। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारा पहले सॉल्यूशन में प्रेजेंट था अब उससे कम प्रेजेंट होगा। हमको एग्जैक्टली पता है कि दो मॉलिक्यूल बना के एक बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एग्जैक्टली केवल आधा हो जाएगा सॉल्यूशन, तो वहाँ पे मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या, कॉलिगेटिव वैल्यू क्या मिलेगा, आधी हो जाएगी या उससे कम मिलेगा, दैट विल बी द लोअर वैल्यू। एज द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सो द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट विल बी ग्रेटर दैन द थ्योरेटिकल वैल्यू। चूँकि हम यहाँ पर देख रहे हैं मॉलिक्यूलर मास और जो हमारा क्या यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो कम हो गया, कॉलिगेटिव वैल्यू कम हो गई, लेकिन अब मोलर मास की बात करेंगे तो उसका मोलर मास क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कॉलिगेटिव वैल्यू कम है तो वहाँ पे मोलर मास ज़्यादा होगा, कॉलिगेटिव वैल्यू ज़्यादा है तो मोलर मास क्या होगा, कम हो जाएगा एज द थ्योरेटिकल वैल्यू। जो कैलकुलेट करते हैं और थ्योरेटिकल वैल्यू से थोड़ा फ़र्क आ जाता है। ठीक है, चलिए इसी में दूसरा पोर्शन आता है डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अंडरगो द आयोनाइजेशन और द डिसोसिएशन इन आयोनाइजिंग सॉल्वेंट टू गिव टू और मोर पार्टिकल इन द सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या होता है, एक ही मॉलिक्यूल टूट के 2, 3, 4 आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, तो क्या होगा, हम एक्सपेक्ट तो एक ही कर रहे थे लेकिन हो कितने गए, 3 या 4 हो गए, 2 हो गए, तो वहाँ पे कॉलिगेटिव वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज हो जाएगा, तो नंबर ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगा। क्या हुआ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। तो फॉर एग्जांपल NaCl टूटता है Na+ और Cl मॉलिक्यूल में, Cl- में, तो एक मॉलिक्यूल कितने आयन दे रहा है, 2 आयन, तो कॉलिगेटिव वैल्यू चेंज होगा कि नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा। The dissociation results in an increase in the total number of particles and therefore the value of colligative properties of such solutions will be higher। क्या बोल रहे हैं, डिसोसिएशन हो रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सच सॉल्यूशन विल बी हायर। अब कॉलिगेटिव वैल्यू ज़्यादा हो गया तो वहाँ पे उसका मॉलिक्यूलर मास का क्या फ़र्क आएगा, तो molecular mass कम हो जाएगा। The dissociation results in an increase in the total number of particles and therefore the value of colligative properties of such solution will be high as the colligative properties are inversely proportional to the molecular weight. So the molecular weight of the ionizable solute will be lesser than the theoretical value। theoretically जितना होना चाहिए था उससे कम है, क्योंकि यहाँ पे colligative वैल्यू बढ़ रहा है तो वहाँ पे क्या कम हो जाएगा, हमारा molecular weight कम हो जाएगा as from the थ्योरेटिकल वैल्यू। आई बात समझ में। चलिए, वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है, इसी एबनॉर्मलिटीज़ को दूर करने के लिए वांट ऑफ, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1888 में एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया जिसको बोलते हैं वांट ऑफ फैक्टर, जिसकी वजह से इस एबनॉर्मलिटीज़ को दूर किया जा सकता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला, इन द ऑर्डर टू एक्सप्रेस द एग्जैक्ट ऑफ द एसोसिएशन और द डिसोसिएशन विद द सर्टेन सॉल्यूट आर एक्सपेक्टेड टू अंडरगो इन सॉल्यूशन। इन्होंने क्या बोला, इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन, मतलब कि कितना एसोसिएट हो रहा है या कितना डिसोसिएट हो रहा है एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट इन अ गिवन सॉल्वेंट, ये उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। फॉर एग्जांपल अगर NaCl है तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 क्यों होगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल टूट रहा है 2 में। अब बेंजोइक एसिड का बात करते हैं या एस्ट्रिक एसिड का बात करते हैं तो 2 मिलके 1 बना रहे हैं, तो वहाँ पर आधी वैल्यू हो जाएगी। आई बात समझ में। तो वांट ऑफ फैक्टर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, द फैक्टर आई इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करते हैं आई को, आइए देख लेते हैं। आई इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन द नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इससे हम आई की वैल्यू निकाल लेंगे।
एंड दूसरा फार्मूला है इसी का I इज इक्वल टू नॉर्मल और एक्चुअल मॉलिकुलर वेट अपॉन द ऑब्जर्व्ड मॉलिकुलर वेट। ठीक है, तीसरा इसका जो एक्सप्रेशन है वो क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर द एसोसिएशन और डिसोसिएशन अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स और द पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। सो इन तीन एक्सप्रेशंस को हम यूज़ करके I की वैल्यू निकाल लेंगे। अब I की वैल्यू निकाल तो लिए, लेकिन अब I को हम यूज़ कैसे करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में। ठीक है, तो आइए देखते हैं I को हम कैसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम इसके बाद वाले स्लाइड में आएगा। चलिए, इन द केस ऑफ एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन सॉल्यूशन द ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट बीइंग मोर देन द नॉर्मल द वैल्यू ऑफ द फैक्टर I इज लेस देन द यूनिटी। यहाँ पे क्या हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है, तो एसोसिएशन में क्या हो रहा है, मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट बीइंग मोर देन द नॉर्मल द वैल्यू ऑफ फैक्टर I इज विल बी द यूनिटी लेस देन यूनिटी। यहाँ पे क्या होगा, I की वैल्यू 1 से कम हो जाएगी। फॉर डिसोसिएशन द वैल्यू ऑफ I इज ग्रेटर देन द यूनिटी बिकॉज द ऑब्जर्व्ड मॉलिकुलर वेट हैज़ लेसर वैल्यू देन द नॉर्मल मॉलिकुलर वेट। ठीक है, तो I का ये जनरलाइजेशन था कि एसोसिएशन होगा तो I की वैल्यू क्या होगी, और अगर डिसोसिएशन हो रहा तब I की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम I का यूज़ कैसे करते हैं। पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारा है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे हम उसका फार्मूला जब लिखते हैं P0 माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू N2 अपॉन N1, तो इसी में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं I का। तो हमारा जो एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी था अब ये जाके हमारा नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक फैक्टर I को इंट्रोड्यूस करने से हम एबनॉर्मल को नॉर्मल में कन्वर्ट कर लेते हैं। आई बात समझ में। तो इसी तरह से I को हम हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू I KB इंटू एम। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, दैट मीन्स डेल्टा TF इज इक्वल टू I KF इंटू एम। स्मॉल m है, समझ रहे हैं ना, मोलैलिटी है, मोलैलिटी। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पाई इज इक्वल टू I इंटू CRT। ठीक है, यहाँ पे C क्या होगा हमारा, मोलैरिटी। ठीक, I CRT I KF इंटू एम, I KB इंटू एम, I N2 अपॉन N1। तो इस तरह से हम I का यूज़ करेंगे अपने एक्सप्रेशंस में, अपने फार्मूला में, और एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को हम नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम एबनॉर्मलिटीज़ को दूर कर रहे हैं बाय यूजिंग द वांट ऑफ फैक्टर I। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से हमारा सॉल्यूशन चैप्टर खत्म हो जाता है। ठीक है, तो आप चैप्टर के क्वेश्चंस को लगाएं, आपका जो भी क्वेरीज हो, जो भी क्वेश्चंस फंस रहे हैं, जो भी न्यूमेरिकल्स फंस रहे हैं, कोई भी डाउट्स हो, आप कमेंट बॉक्स में आपको अपने डाउट्स को शेयर करें, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, वहाँ अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और आप वहाँ से इस सारे वीडियोज़ का PDF फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं, तो वो भी बेनिफिट है आपके लिए। चलिए, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बेल आइकन को जरूर हिट करें, और तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और अगर आपको कोई लगता है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये पहले पढ़ना चाहिए, तो आपका जो डिमांडिंग टॉपिक हो आप हमको बताएं कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं, हम उसको पढ़ाएंगे, उसको बताएंगे। ठीक है, चलिए, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।